हाय एवरीवन। आज हम लोग देख रहे हैं अभी आधुनिक भारत का इतिहास लुसेंट से, ठीक है। और इसके पहले हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, सिख और अंग्रेज, ये सब को हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। तो इसमें है बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक एवं पुनः 1765 से 1767 ईस्वी तक। मतलब रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 रहा बंगाल का गवर्नर और उसके बाद 1765 से 67 रहा। 3 वर्ष यहाँ पे रहा और 2 वर्ष यहाँ पे रहा। इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की। द्वैत शासन की व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव ने किया, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। ये सब जितने भी कार्य थे वो कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में थी। देखिए, सारा वसूल जो करता था वो कंपनी करता था, लेकिन बोलता था कि शासन जो चलाना है उसकी जिम्मेदारी नवाबों के हाथ में दे दिया गया था। आगे है, इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। 1765 में एक इलाहाबाद की संधि हुआ, जिसके तहत जो मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, उसको कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया। मतलब ये जो संधि हुआ, इस संधि के तहत जो है कंपनी को राजनीतिक और संवैधानिक मामले में व्यवस्था में दखल देने लगा, वो अपना हस्तक्षेप करने लगा। और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। ठीक है, यहीं से अब जो है भारत में ब्रिटिश शासन अपना महत्व को ये अपने बढ़ाना शुरू करेगा सारे चीज़ों को। आगे है, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र जो थे उसका 2 उप दीवान बना दिया गया। ठीक है, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को बनाया था दीवान और बिहार में राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। आगे है, अन्य गवर्नर बरेलास्ट 1767 से 69 ईस्वी तक रहा। और कार्टियर 1769 से 72 रहा और वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1774 तक रहा। ये यहाँ पे दिया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। अब कंपनी के अधीन हो गया। ठीक है, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल में कह रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। देखिए, यहीं पे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसी के अनुसार जो बंगाल का पहले गवर्नर हुआ करता था, अब उस क्षेत्र के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, पहले गवर्नर कहा जाता था, पहले केवल गवर्नर कहा जाता था, लेकिन अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आगे है, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मतलब कि जो गवर्नर जनरल जो था वो 5 वर्ष का रहेगा। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। और मद्रास और जो बम्बई था, इसका जो गवर्नर हुआ करता था, इसको कर दिया गया किसके अधीन? इसको कर दिया गया बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसके अधीन। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 ईस्वी हुआ। देखिए, सबसे पहला जो है भारत का सबसे पहला प्रथम गवर्नर जनरल जो हुआ वो वारेन हेस्टिंग्स हुआ। तो पूछता है कि भारत में सबसे पहला जो गवर्नर जनरल हुआ वो कौन हुआ? तो वारेन हेस्टिंग्स। आगे, वारेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के एक कलर के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। देखिए, वारेन हेस्टिंग्स कितना एक साधारण सा आदमी था जो कि एक कंपनी का कलर के रूप में केवल कलकत्ता आया था, लेकिन वो अपनी कार्यकुशलता के कारण ही कासिम बाजार हो गया, उसका अध्यक्ष बना, फिर गवर्नर जनरल बना, बंगाल का गवर्नर बना, फिर कंपनी का गवर्नर जनरल बन गया। आगे है, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में 1774 से 1785 बोलता है कि इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। जो राजकीय कोषागार जो था वो पहले मुर्शिदाबाद में था, वो मुर्शिदाबाद से हटाकर के कलकत्ता को लाया। चूँकि जो मुर्शिद कुली खां था वो ढाका से अपनी राजधानी कहाँ लेके चला गया था? तो वो लेके चला गया था मुर्शिदाबाद। ठीक है, आगे है, 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना की। तो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? हर एक जिला में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालत को स्थापित कर दिया। ठीक है, आगे, फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। तो फौजदारी अदालत जो होता था वो
सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित रहती थी। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जो दीवानी अदालत होता था वहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश होता था वो कलेक्टर होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी और जो जिला फौजदारी जो होता था वो भारतीय अधिकारी के अधीन होता था, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। मतलब कि जो जिला अधिकारी होता था उसका सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी को नियुक्त किया जाता था। आगे है कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। तो कलकत्ता में एक दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना भी की गई थी। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य राय और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। आगे है दीवानी मुकदमे में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमे में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। तो याद रखना है, हिंदू के लिए से हिंदू कानून और मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून, लेकिन फौजदारी में मुस्लिम कानून को ही लागू किया जाता था। आगे है 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैत प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। तो देखिए 1772 इसमें जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, ठीक है, द्वैत प्रणाली को समाप्त करने की आदेश दिया तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की जो शासन व्यवस्था थी उसका उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दे दिया कंपनी को। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खान तथा राजा सितावरा, अभी हम लोग देखे थे, ठीक है, कि बंगाल का जो था मोहम्मद रजा खान और बिहार का जो दीवान था वो राजा सितावरा था, पद से हटा दिया गया। कब? 1772 ईस्वी में पद से हटा दिया गया। आगे हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। तो हेस्टिंग्स ने नवाब की जो देखभाल करना था वो मीर जाफर की एक विधवा मुन्नी बेगम थी, उसका संरक्षण नियुक्त कर दिया। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खान को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया। अब देखिए 1775 में मुन्नी बेगम को भी हटा दिया संरक्षक से और उसके बाद मोहम्मद रजा खान को नवाब का संरक्षक बना दिया गया। आगे है 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ। 1776 ईस्वी में मनुस्मृति की अंग्रेजी अनुवाद हुआ एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से। आगे है इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता के मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। वारेन हेस्टिंग्स का बात किया जा रहा है कि इसने 1781 ईस्वी में जो है वो कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए मदरसा को स्थापित किया। कब? 1781 ईस्वी में। इसी के समय 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया और इसी के समय में, मतलब कि वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन एक व्यक्ति थे जिसने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया। विलियम विल्किंस ने 1785 ईस्वी में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब भगवत गीता जो है, अपना भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? विलियम विल्किंस ने किया। कब किया? 1785 ईस्वी में किया। आगे है इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पूछता है द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया? तो विलियम जोन्स ने किया था। कब किया था? 1784 ईस्वी में, ठीक है। तो द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया? विलियम जोन्स ने किया। और कब किया? तो 1784 ईस्वी में किया। और 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो देखिए, एक अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो एक नाटक है और उसका अंग्रेजी में अनुवाद 1789 ईस्वी में किया, ठीक है। कौन? विलियम जोन्स ने किया था। आगे लिखा है 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। 1804 में बम्बई में एक एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, एक एशियाटिक सोसाइटी है
और एक इसके पहले जो विलियम जोन्स ने किया, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। और यहाँ पे 1804 में जो है बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी है, और 1823 में लंदन में जो हुआ वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है, ठीक है, की स्थापना हुई। आगे, इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन बंद करवा दिया। कौन? वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को जो 26 लाख रुपया वार्षिक मिलता था पेंशन, उसको भी बंद करवा दिया वारेन हेस्टिंग्स ने। इसी के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था। क्वेश्चन पूछता है कि द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? जेम्स ऑगस्टन हिक्की। जेम्स ऑगस्टन हिक्की किसके काल में? तो वारेन हेस्टिंग्स के काल में, इसी के समय में, मतलब कि वारेन हेस्टिंग्स के समय में। कब? तो 1780 ईस्वी में, मतलब 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने द बंगाल गजट नामक एक समाचार पत्र को चलाया। आगे देखते हैं। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। देखिए, अब यहाँ पे बता रहा है कि इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। जो उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में 1774 में बनाया गया, ठीक है, वो कलकत्ता क्षेत्र के लिए ही केवल अधिकार क्षेत्र में था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो, मतलब कि अगर कलकत्ता के बाहर का अगर दोनों पक्ष हैं और दोनों पक्ष सहमत हैं तब वो सुन सकता था कलकत्ता उच्च न्यायालय। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। अब इस न्यायालय में कानून कैसा? तो अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था। क्वेश्चन पूछता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का जो था वो मुख्य न्यायाधीश कौन था? वो एलिजा इम्पे था, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा कब देना पड़ गया एलिजा एम्पी को? 1782 में। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। देखो, हेस्टिंग्स जो था, चूंकि हेस्टिंग्स के ही काल में ये सब हो रहा है, तो हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल का एक ब्राह्मण था जिसका नाम था नंद कुमार, और उस पर झूठा आरोप लगा दिया और न्यायालय में उसे फांसी दिलवा दिया था। आगे है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 1782 ईस्वी तक चला। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 और वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए। तो ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये दोनों के दोनों वारेन हेस्टिंग्स के समय में लड़ा गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके काल में लड़ा गया? उस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो वो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। आगे बोलता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि 1782 एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि 1784 के द्वारा समाप्त हुआ। तो पहला जो है आंग्ल मराठा युद्ध वो सालबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ, और दूसरा जो है वो मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ। आगे है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में वारेन हेस्टिंग्स के समय ही पारित हुआ। वारेन हेस्टिंग्स के समय में एक पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ 1784 में। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुआ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की। मतलब कि राय रायन जो था वो पूरी देखभाल करता था कि यहाँ का जो राजस्व है, वो लगान जो है वो कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। तो ये देखभाल के लिए हेस्टिंग्स ने राय रायन को नियुक्त किया था। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजबल्लभ था। ठीक है, यानी कि इस पद को प्राप्त करने वाला जो पहला भारतीय था, ये राय रायन जो था वो भारतीय नहीं, कोई और ही होंगे। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है कि इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र था, जिसका नाम क्या था? राजबल्लभ था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। अब देखो, वारेन हेस्टिंग्स ने जब गलत काम किया, ठीक है, इसीलिए उसको इस्तीफा दे करके जाना पड़ा 1784 में। और जब हेस्टिंग्स फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क भी वहाँ के कोई वो थे, तो बर्क के द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। परंतु 1795 में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया। फिर 1795 में इसको आरोप से मुक्त कर दिया गया। आगे 1786 में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनगों के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई।
आगे सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस पॉलिसी वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स के से संबंधित है, याद रखना है। आगे बोलता है सर जॉन मैकफरसन 1785 से 86 रहा। इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ये जो था वो अस्थायी था। आगे आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका काल रहता है 1786 से 93 और उसके बाद 1805 ईस्वी में। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। ठीक है, जितना भी जिला का समस्त अधिकार होता था वो कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया था कॉर्नवालिस के काल में। आगे है इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। क्या बोला है कि इसने भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें बनाया, जिनमें 3 बंगाल के लिए था और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया गया था। आगे बोलता है कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया। 1793 ईस्वी में जो शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांत पर आधारित था। 1793 में एक विनिमय के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। 1793 ईस्वी में विनिमय के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया। तब 1793 ईस्वी में मतलब जो कलेक्टर जो था उसको अब न्यायिक शक्तियां छीन लिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। तो क्या बोलता है, ये कॉर्नवालिस के समय में हो रहा है सारा कुछ। बोलता है कि पुलिस कर्मचारी के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। आगे है कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो कंपनी के कर्मचारी हुआ करता था उसका व्यक्तिगत जो व्यापार होता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कॉर्नवालिस के द्वारा। आगे है जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बना दिया गया। और अब जो पुलिस जो होता था एक पुलिस थाना की स्थापना किया गया और वहाँ एक दरोगा इंचार्ज के रूप में नियुक्त कर दिया गया। आगे भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर और अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। क्या बोलता है कि भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, सेना में बहुत बड़ा तो वो सूबेदार बन सकता है और जमादार बन सकता है, और प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ या सदर बन सकता है, और अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था भारतीयों को। इसने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% मतलब कि 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% मतलब 1/11वां भाग अपने पास रखना था। देखिए 1793 में कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया और इसके तहत जमींदार जो हुआ करता था अब भू राजस्व का 90% भाग कंपनी को देता था और 10% भाग केवल अपने पास रखता था। तो ये तो बहुत बड़ा लगान हो गया। आगे है अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन सोर ने बनाई थी। अस्थायी बंदोबस्त की जो योजना बना था वो दिमाग जो दिया था जॉन सोर ने। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। तो क्वेश्चन पूछता है कि अस्थायी जो है वो अस्थायी बंदोबस्त जो है वो कहाँ कहाँ लागू हुआ था। तो बंगाल में लागू हुआ, बिहार में लागू हुआ, उड़ीसा हो गया, ठीक है, और एक बनारस और मद्रास के उत्तरी जिले में लागू किया गया था। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बनारस और मद्रास के उत्तरी जिला में लागू किया गया था। आगे है इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। इसमें जो जमींदार होता था भू राजस्व वो खुद ही तय करता था कि कितना भू राजस्व देना है, कितना लगान किसानों से लेना है। आगे है बोलता है कि भू राजस्व वसूलने के अन्य 2 व्यवस्थाएं रैयतवाड़ी एवं महलवाड़ी थी। मतलब एक तो अभी हम लोग पढ़े अस्थायी बंदोबस्त, उसके बाद एक है रैयतवाड़ी और एक रहेगा महलवाड़ी, ठीक है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होता है, तो यहाँ पे बताया गया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा गया है। रैयतवाड़ी का मतलब कि किसान जो होता था उसके साथ व्यक्तिगत रूप से जाकर के बात करके और समझौते करके लिया जाता था, वो रैयतवाड़ी हो गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई। मतलब कि इनके अंतर्गत जो है ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई। मतलब 51% भाग पर क्या, रैयतवाड़ी। 51% भाग पर क्या हुआ, रैयतवाड़ी हुआ। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था वारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू
लागू किया गया। अब ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था 1792 ईस्वी में बारामहल जिला में जो है पहली बार कर्नल रीड के द्वारा लागू कर दिया गया। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को रीड ने यानी कि कर्नल रीड ने लागू किया था। कहाँ किया था? तो बारामहल में किया था। आगे है 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई। 1820 में मद्रास में, सबसे पहले यहाँ 1792 में बारामहल में और उसके बाद 1820 में मद्रास में लागू कर दिया गया। और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। किसको? मुनरो को। मद्रास का जो गवर्नर था वो मुनरो को बना दिया गया। इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह व्यवस्था बंबई में लागू कर दी गई और ये जो है बंबई में भी 1825 में लागू कर दी गई। ठीक है, 1820 में हुआ, 1820 में इधर बंबई में लागू किया, मद्रास में। 1820 में यहाँ पे 1820 में मद्रास में लागू किया गया और उसके बाद 1825 में इधर बंबई में भी लागू कर दिया गया। 1825 में बंबई में लागू कर दी गई तथा 1858 तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दिया गया था। कौन? रैयतवाड़ी जो था ये वाला व्यवस्था। ठीक है, आगे देखते हैं। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न थी। सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था, यानी कि सरकार और किसान डायरेक्ट बात करके और लेते थे लगान। आगे है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता था। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया था, मतलब भूमि का मालिक जो था इसमें किसान था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का जो मालिक होता था वो किसान ही होता था, जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे। मतलब जब किसान का ही वो जमीन था तो वो कुछ भी कर सकते थे, बेच भी सकते थे, गिरवी भी रख सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। आगे है, लगान की अदायगी ना होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। मतलब देखो, अगर लगान किसान नहीं देता है, किसान को किसी भी तरीके से खेत बेच करके या तो फिर गिरवी रख करके अदा करना था वसूली। ठीक है, मतलब उसका जो राजस्व होता था जमीन का वो देना होता था और अगर नहीं वो दे रहा है तो फिर वो भूमि जब्त कर ली जाती थी अंग्रेजों के द्वारा। लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी। मतलब 30 साल के बाद फिर से पुनर्समीक्षा होगा, कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है लगान को, सब कुछ ये किया जाता था। राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना पड़ता था। अब राजस्व के रूप में किसान कितना देता था? जितना भी उपजता था उसका 1/2 भाग दे देना पड़ता था। मतलब अगर 50 kg अनाज हुआ तो 25 kg ले जा करके उसको दे दो अंग्रेज को, जो धन के रूप में देना होता था। आगे है महलवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी देख लिए, आगे है महलवाड़ी। बोलता है कि महल शब्द से तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। मतलब महल का मतलब जागीर या गांव होता है। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबरदार को राजस्व वसूली का आधार बनाया। अब देखिए, महलवाड़ी एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें गांव का जो किसान होता था उससे जा करके सीधा जो है वो सरकार नहीं मिलता था, अंग्रेज जो है वो नहीं मिलता था, वो बीच में जो है कोई मुखिया, कोई जमींदार को वो एक मीडिएटर बना लिया। 1922 ईस्वी में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई और महलवाड़ी जो है वो 1922 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग तथा तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई थी। महलवाड़ी, इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। इस व्यवस्था का जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी हुए। मतलब अगर पूछेगा कि महलवाड़ी व्यवस्था का जो जन्मदाता है किसने ये किया, तो ये हॉल्ट मैकेंजी। आगे है 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन ने बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने लाई। वही बोलता है कि 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग था। मतलब कि जितना भी होता था उसका 2/3। जैसे मान लिया जाए कि अगर किसी के पास हो रहा है 12 kg अनाज तो इसका 2/3 जो है वो देना था। मतलब कि कह सकते हैं 8 kg ले जाकर के आप लगान दे दीजिए, बाकी आप रख लीजिए, तो 2/3 लगान देना होता था। फिर आगे देखिए क्या बोलता है, बाद में इसे घटाकर उत्पादन का 1/2 भाग यानी 50% कर दिया गया। पहले ज़्यादा लेता था, 2/3 का मतलब है 75% और आधा का मतलब है 50%। तो पहले 75% भाग लेता था जितना भी उपजता था उसका, लेकिन बाद में घटा करके इसको 50% किया गया। आगे भू राजस्व संग्रह करने की विधियाँ। भू राजस्व संग्रह करने का ये विधि है, क्या है? क्षेत्रफल पक्ष इधर है, आगे जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। हम लोग जो देखे सबसे पहले जमींदारी 19% भाग पर और रैयतवाड़ी देखे 51% पर और महलवाड़ी जो था वो 30% भाग पर था। इसका पक्ष जो था एक जमींदार, इसका एक
रेतवाड़ी में किसान और महलवाड़ी में मुखिया या लंबरदार जो होता था वो इसका पक्ष मतलब कि कह सकते हैं मुख्य व्यक्ति हुआ करता था। योजनाकार लॉर्ड कॉर्नवालिस व जॉन सोर, रीड, टॉमसन, होल्ट, मैकेंजी, मुनरो, ये सब जो है इसका योजनाकार था। आगे कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तो नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। नागरिक सेवा का जनक किसको माना जाता है? कॉर्नवालिस को माना जाता है। आगे सर जॉन सोर इसने अहस्तक्षेप नीति बनाई। तो अहस्तक्षेप नीति किसने बनाई? जॉन सोर ने। ठीक है, क्योंकि शेर को कोई हस्तक्षेप नहीं करता है तो इसीलिए शेर को याद रखिए, और ये इसलिए अहस्तक्षेप नीति अपनाई। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक रहा। इसने वेलेजली ने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। सहायक संधि को शुरू किया कौन? लॉर्ड वेलेजली ने। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। मतलब कि भारत में पहले भी हुआ है सहायक संधि का प्रयोग, लेकिन फ्रांसीसी जो गवर्नर डुप्ले था उसने किया था, उसके बाद कोई नहीं किया, लेकिन लॉर्ड वेलेजली फिर से शुरू कर रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, बोलता है कि सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद जो 1798 में किया, मैसूर जो 1799 में किया, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध 1801 ईस्वी में, और पेशवा जो था वो दिसंबर 1802 में, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803 ईस्वी में, सिंधिया 1804 ईस्वी में, एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर, ये सभी ने लॉर्ड वेलेजली के साथ क्या किया? सहायक संधि किया था। आगे इंदौर के होलकरों से सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई थी। इंदौर के होलकरों से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इंदौर के जो होलकर था उन लोगों ने कभी भी सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था वेलेजली का। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मारा गया। हम लोग इसको पहले भी देख चुके हैं कि टीपू सुल्तान की जो है मृत्यु वो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1793 ईस्वी में हो गया था। और आगे हम लोग चलते हैं, इसी ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की लॉर्ड वेलेजली ने। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। 1854 ईस्वी तक अंग्रेजों को भारतीय भाषा में शिक्षा दिया जाता था। 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नव युवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। कौन? लॉर्ड वेलेजली था, ये बताया जा रहा है। ये बंगाल का शेर कहता था स्वयं को लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। मतलब कि वेलेजली के बाद फिर से कॉर्नवालिस आया 1805 में, लेकिन बहुत ही जल्द उसका मृत्यु हो गया। उसके बाद सर जॉर्ज वारले आया। उसके बाद ये 1805 से 1807 ईस्वी तक रहा। 1806 में वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल ही महत्वपूर्ण घटना है। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है वो वेल्लोर में हुई एक सिपाही विद्रोह था, वो इसी के यानी कि सर जॉर्ज वारले के काल में हुआ था। आगे है लॉर्ड मिंटो प्रथम, जो 1807 से 1813 ईस्वी तक रहा। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम जो है उसके बारे में है कि इसके काल में रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि मध्यस्थता चार्ल्स मेटकॉफ हुई, और इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ। आगे बोलता है, आगे आ गया लॉर्ड हेस्टिंग्स, 1813 से 23 तक रहा हेस्टिंग्स। इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में हुई। तो एक आंग्ल नेपाल युद्ध पूछा जाता है जो कि हेस्टिंग्स के काल में हुआ, 1814 से 16 ईस्वी तक चला। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध अंत हुआ। तो पूछता है कि अंग्रेज और गोरखों के बीच जो है वो कौन सी संधि हुई? तो संगोली की संधि हुई, और इसके तहत ही आंग्ल नेपाल युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ। और आगे बोलता है, इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। किसके समय में? इसी के समय में, मतलब कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया।
तो पढ़ते हैं, इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मोहम्मद चित्तू एवं करीम खां थे। याद रखना है, इसने मराठों की शक्ति और अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। अब ये जो है वो मराठों की शक्ति जो है और भी नष्ट कर दिया हेस्टिंग्स ने। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। हेस्टिंग्स जो है वो प्रेस पर जो लगा हुआ प्रतिबंध था उसको समाप्त किया और यहाँ पे एक मार्गदर्शन के लिए कुछ नियम भी बनाए। इसी के समय 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट किया काश्तकारी नियम लागू किया गया। तो काश्तकारी नियम या तो फिर टेनेंसी एक्ट जो है वो हेस्टिंग्स के काल में 1822 ईस्वी में लागू किया गया। आगे है लॉर्ड एमहर्स्टम 1823 से 1828 ईस्वी तक। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1824 से 26 ईस्वी लड़ा गया। तो एमहर्स्टम के काल में ही प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडवू की संधि हुई। 1826 में बर्मा और अंग्रेज के बीच, याद रखना है, बर्मा और अंग्रेज के बीच यांडवू की संधि हुई 1826 ईस्वी में। और 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ। तो सैन्य विद्रोह जो हुआ वो बैरकपुर का सैन्य विद्रोह जो 1824 में हुआ वो एमहर्स्ट के ही काल में हुआ था। आगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 ईस्वी तक। 1803 में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मतलब कि विलियम बेंटिक जो है वो वेल्लोर जनजाति के जो लोग होते थे, वेल्लोर के जो लोग होते थे, ठीक है, तो उसको कहा गया था कि कानों में बालियां नहीं पहनना है, ठीक है, और जातीय चिन्ह जो है वो नहीं यूज करना है माथे पर। तो ये सब चीज़ को लेकर के वेल्लोर के सैनिक लोग जो थे वो विद्रोह कर दिया था 1803 ईस्वी में। आगे बोलता है 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इसके पहले हम लोग देखे 1773, ठीक है, 1773 का जो आया था रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें जो है वो बंगाल का गवर्नर पहले हुआ करता था, उसके बाद बंगाल का उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। लेकिन 1833 का जो चार्टर एक्ट आया है, इसमें बंगाल के जो गवर्नर जनरल होता था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को हुआ। और जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था वो हेस्टिंग्स था, ठीक है, वो हेस्टिंग्स था। और यहाँ पे जो है ये भारत का जो पहला गवर्नर जनरल होगा वो विलियम बेंटिक हुआ। आगे है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हो गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, जो कि हम लोग पीछे पढ़े हैं। पहले ये बंगाल का गवर्नर होता था वारेन हेस्टिंग्स, और अब ये 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। आगे है राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। देखिए, राजा राम मोहन राय जो थे एक भारतीय थे, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। आगे चलते हैं। आगे है अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। अकबर और मराठा पेशवा ये सभी कोशिश किया था कि सती प्रथा पर रोक लगा जाए, लेकिन नहीं लगा पाया। अंततः जाकर के राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया। आगे है बेंटिक के कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो बेंटिक का जो एक कर्नल था जिसका नाम था स्लीमैन, क्वेश्चन पूछता है, इसी के सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा जो था उसको भी समाप्त कर दिया गया। ठग देवी काली की पूजा करते थे। ठग लोग जो थे वो काली देवी की पूजा करते थे। आगे सन 1835 में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया। तो पूछेगा कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। कब किया? 1835 ईस्वी में किया। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। तो उस समय जो है मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का एक माध्यम बनाया गया। और उस समय का जो था गवर्नर जनरल वो भारत का कौन था, तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे है मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्क एवं मध्यक चेर को हड़प लिया। अब देखिए विलियम बेंटिक जो 1831 ईस्वी में मैसूर को हड़प लिया और 1834 ईस्वी को कुर्क एवं मध्यक चेर को भी हड़प लिया। 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसने भारतीयों को
को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपया प्रतिमाह तनख्वाह मिलती थी। आगे इसके समय कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। मतलब अब जो है कंपनी की सेवा में किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी रंग के कोई भी व्यक्ति जा सकता है। आगे इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया, सती प्रथा को भी अंत किया और शिशु बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। आगे है चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ जो है 1835 से 1836 ईस्वी तक रहा, मात्र 1 साल। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया। चार्ल्स मेटकॉफ जो है वो पहले प्रेस पर जो नियंत्रण लगा हुआ था उसको हटा दिया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता मेटकॉफ को कहा जाता है। मेटकॉफ को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। आगे है लॉर्ड ऑकलैंड। 1836 से 42 तक के रहा ऑकलैंड। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो ऑकलैंड के काल में हुआ, ठीक है। कब? 1839 से 42 ईस्वी तक हुआ आंग्ल अफगान युद्ध। 1839 में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया था। तो 1839 में जो कलकत्ता से दिल्ली तक का ग्रैंड ट्रंक रोड, उसका ये मरम्मत करवाया था ऑकलैंड ने। आगे है इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। मतलब पहले जो है भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी करने के लिए विदेश जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश संसद ने इसको प्रदान कर दिया। आगे है लॉर्ड एलिनबरो 1842 से 1844 ईस्वी तक रहा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था इसी के काल में। सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अब जो है सिंध को 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। ये पूछेगा कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी, ये किसका कथन है? तो ये नेपियर की कथन है। आगे दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि एलेनबरो के काल में ही दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक और दास प्रथा तो ये एलेनबरो। दास प्रथा एलेनबरो के काल में समाप्त हुआ 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी से हुई है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। 1843 ईस्वी से रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई थी। आगे है लॉर्ड हार्डिंग। अगला आ गया गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग, जो कि 1844 से 48 तक के रहा। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जो 1845 से 46 में हुआ। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वो लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ, जो 1845 से 46 तक चला। इसमें अंग्रेज विजयी हुए। इसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो नरबली प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो वो लगाया लॉर्ड हार्डिंग ने। और आगे है लॉर्ड डलहौजी। तो हम लोग छोड़ देते हैं, लॉर्ड डलहौजी से हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में, ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग यहाँ तक छोड़ते हैं। आगे लॉर्ड डलहौजी से आगे और भी हम लोग को बहुत सारा कुछ है जिसको कि अगले वीडियो में इसको कवर करेंगे, ठीक है।